Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके से एक महिला पिछले साल मई के महीने में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इस महिला की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी कहीं और रहती है और छोटी बेटी, जिसकी उम्र 17 साल की है, वो इस महिला के साथ जवाहर नगर इलाके के मकान में ही रहती है। महिला लोगों के घरों में जाकर काम करती है, हाउस हेल्प का। और 12 मई को अंजू दसारी नाम की ये महिला अपने घर से कामकाज के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है, लेकिन फिर लौट कर नहीं आती। छोटी बेटी को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ घर लौट कर नहीं आ रही है और फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने तौर पर महिला को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। इसके बाद दिन, हफ्ते, महीने का वक्त गुजर जाता है और तकरीबन 5 महीने बाद इस मामले में पहली बार इस महिला की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम है रोशनी कुमारी, वो जवाहर नगर थाने में अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। ये अपने आप में एक अजीब बात है। अजीब बात इसलिए कि कोई फैमिली मेम्बर और ख़ासकर माँ, वो घर से गायब हो जाए और बेटियाँ इतने दिनों के बाद रिपोर्ट लिखवाएं, ये अपने आप में पुलिस को थोड़ा सा हैरान करता है। पुलिस अब रोशनी और उसकी छोटी बहन, जो कि महिला के साथ रहती थी, अंजू के साथ रहती थी, उससे पूछताछ करती है। दोनों ये बताते हैं कि हाँ, महिला मतलब उनकी माँ जो है वो मई के महीने से लापता ज़रूर हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद रिपोर्ट उन्होंने इसलिए लिखवाई क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी जानने वाले पुरुष के साथ कहीं चली गई है और अब उनका कोई पता नहीं है। 5 महीने गुजर चुके हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माँ किसी के साथ चली गई हैं, तो आपने 5 महीने बाद रिपोर्ट क्यों लिखवाई? मतलब या तो फिर आप रिपोर्ट नहीं लिखवाते या फिर इससे पहले कभी लिखवाते। आदमी तो 1-2 दिन में, 3 दिन में रिपोर्ट लिखवाता है। तो ये बेटियां पुलिस को ये जवाब देती हैं कि असल में मेरी माँ जो है वो चिट फंड में पैसे इन्वेस्ट किया करती थी, जिसे दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में कमेटी डालना कहते हैं। कमेटी में पैसे लगाया करती थी और उनके पैसे, एक बड़ा अमाउंट हमारे जानने वाले एक आदमी के पास है और हम, चूँकि माँ हमारी गायब हो गई हैं, हम वो पैसे उनके वारिस के तौर पर लेना चाहते हैं। तो जब हम उस आदमी से जाकर मिले तो उनका ये कहना था कि वो हमें पैसे तभी देंगे जब हम अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इसीलिए हम आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। पुलिस इस बात की तस्दीक करती है, इस पॉइंट को वेरीफाई करती है और पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि हाँ, ये दोनों बेटियां सच बोल रही हैं कि उनकी माँ गायब तो है ही, और इन्होंने रिपोर्ट इसीलिए लिखवाई है क्योंकि चिट फंड ऑपरेट करने वाले आदमी ने उस महिला की गुमशुदगी के दस्तावेज़ मांगे और वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ पुलिस रिपोर्ट के तौर पर ही सामने आ सकती है। तो इसीलिए ये लोग जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और इस मामले की छानबीन शुरू करती है। छानबीन करते करते कुछ दिनों का वक्त गुजरता है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाता कि ये महिला जो है कहाँ गई और कैसे गायब हुई। इत्तेफाक से जहाँ इस महिला का घर है, वहाँ घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी बिल्कुल फोकस्ड तरीके से घर के दरवाजे पर नहीं है। तो महिला का व्हेयरअबाउट्स पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त तो पहले ही गुजर चुका है। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी रिट्रीव कर पाना, हासिल कर पाना एक मुश्किल काम पुलिस के लिए होता है। तो पुलिस काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इस महिला के बारे में कोई क्लू, कोई कंक्रीट जानकारी वो नहीं जुटा पाती। हार कर पुलिस एक और तरीका आजमाने का तय करती है। पुलिस ये सोचती है कि वो जो महिला की दोनों बेटियां हैं, उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाएगी और सीडीआर निकाल कर ये चेक करेगी कि ये इन बेटियों की किन किन से बातचीत होती थी और आखिरी बार महिला से उनकी कब बात हुई थी, यानी अपनी माँ से, और कब से उनका माँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें पुलिस चेक करने का फैसला करती है। सीडीआर निकाली जाती है, लेकिन सीडीआर चेक करते हुए पुलिस
की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिससे पुलिस को थोड़ी हैरानी होती है, और ये बात थोड़ी शॉकिंग है। ये चीज़ है, जो ये 17 साल की बेटी है, छोटी बेटी, उसके साथ एक लड़के का फ़ोन पर इन्यूमरेबल टाइम बात होना। यानी जब ये महिला गायब हुई थी उसी समय से लेकर गायब होने के बाद, यानी मई महीने से लेकर बाद में, और मई से भी पहले, ये लगातार एक लड़के से बहुत फ्रीक्वेंटली ये लड़की बात किया करती थी। जाहिर है किसी लड़के से अगर 17-18 साल की लड़की बार बार बात कर रही है, घंटों बात कर रही है, तो वो मामला लव अफेयर का ही होगा। तो पुलिस को ये बात समझ में आती है और पुलिस उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाती है। पता चलता है कि उस लड़के का नाम मोंटी कुमार सिंह है और वो एक ऑटो ड्राइवर है जिसकी उम्र 20 साल की है। इत्तेफाक से जो लड़की है वो एक अलग ज़ात से संबंध रखती है और मोंटी का कास्ट कुछ और है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लव अफेयर के मामले में ही वो महिला गायब हो गई हो, और वो लव अफेयर खुद उस महिला का नहीं बल्कि उसकी बेटी का हो। ऐसा तो नहीं कि बेटी और इस लड़के ने मिलकर महिला के साथ कुछ किया हो। पुलिस इस एंगल पर सोचने लगती है और ये जो नाबालिग बेटी है 17 साल की, उससे पुलिस पूछताछ करती है, साथ में मोंटी से भी पूछताछ करती है, और उनके बयानों में पुलिस को विरोधाभास नजर आता है। इनकॉन्सिस्टेंट स्टेटमेंट ये दोनों देते हैं पुलिस के सामने। पुलिस का शक जो है वो धीरे धीरे यकीन में बदल जाता है, लेकिन चूंकि कोई सबूत नहीं है तो पुलिस मोंटी से सख्ती करने का फैसला करती है। नाबालिग लड़की से भी पुलिस थोड़ी सख्ती करती है, पूछताछ और मतलब जिसे कहते हैं कि मुस्तैदी से करती है, और इसका रिजल्ट निकलता है। ये लड़का लड़की की जो जोड़ी है ये बताते हैं कि अंजू दसारी यानी उस लड़की की माँ, वो कहीं गायब नहीं है बल्कि उनका कत्ल हो चुका है, और कत्ल करके उन्होंने लाश को उन्हीं के घर में ठिकाने लगा दिया है। ये अपने आप में एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि एक मकान के अंदर लाश को ठिकाने लगाया गया है और उसी मकान में उस महिला की बेटी और उसके बेटी का पति ये भी रह रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। अगल बगल के जो दूसरे मकानों के लोग हैं उनको कभी शक नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस को इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और पुलिस जो है इसी महीने 25 तारीख को जो महिला गायब हुई थी अंजू दसारी, उसके घर पर दबिश डालती है और साथ में होती है वो 17 साल की बेटी और वो लड़का जो 17 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड है या लवर है, जो भी आप कहें। दबिश डालने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि भाई कहाँ है लाश, कैसे है, कहाँ छिपाई है, बताओ। तो वो घर में जो लिविंग रूम है उसके फर्श के नीचे महिला की लाश दफनाए जाने की बात बताते हैं। फर्श जो है वो बिल्कुल चकाचक है, ऊपर कंक्रीट है, सीमेंट है, जैसा कि आम घरों में होता है, और देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसके नीचे किसी की लाश हो सकती है। लेकिन चूंकि कत्ल के शक के घेरे में आए लड़का और लड़की दोनों ये बात कबूलते हैं, तो पुलिस उनकी निशानदेही पर, उनके बताने पर उस फर्श की खुदाई शुरू करती है। और खुदाई करने के बाद आखिरकार ज़मीन के नीचे से हड्डियों, खोपड़ी और इसी तरह के जो मोर्टल रिमेन्स हैं उनकी सूरत में, उनकी शक्ल में अंजू दसारी की लाश बरामद हो जाती है। यानी उस महिला की लाश जो उसी मकान में रहती थी और उसी मकान में पिछले 5 महीने से वो दफन थी। अब तो 5 महीने से भी ज़्यादा हो गए तकरीबन, या होने को हैं। तो पुलिस ये लाश बरामद कर लेती है और इस मामले में जाहिर है बेटी ने कत्ल किया है, तो बेटी को जो है वो पुलिस गिरफ्त में लेती है और साथ ही मोंटी को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब सवाल ये है कि इन दोनों ने मिलकर अंजू दसारी की हत्या क्यों की, और दूसरा ये कि चलिए ये तो इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो बड़ी बेटी है उस बड़ी बेटी ने इस मामले में अपनी बहन का साथ क्यों दिया। तो पुलिस अब इस मामले को और गहराई से उसकी परतें उधेड़ने की शुरुआत करती है। इनसे जब पूछताछ होती है तो ये बताते हैं कि मोंटी के साथ छोटी बेटी का अफेयर जो था उससे अंजू काफ़ी नाराज़ रहती थी। दोनों चूंकि अलग अलग कास्ट से भी बिलोंग करते हैं तो अंजू इस रिलेशनशिप को कभी भी एंडोर्स नहीं करती थी, उसको सपोर्ट नहीं करती थी और अक्सर अपनी बेटी को रोका टोका करती थी और मोंटी को भी वो डांटा फटकारा करती थी। मोंटी को एक बार उसने अपनी छोटी बेटी के साथ ज़्यादती करने के इल्ज़ाम में
गिरफ्तार करवा दिया था, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था और उस लड़के को 50 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। इसके बाद जब वो लौट कर आया था तो उसके मन में रंजिश तो थी, लेकिन चूंकि गर्लफ्रेंड की माँ थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। गर्लफ्रेंड से फिर चोरी छिपे मिलने लगा। अंजू को फिर पता चला, अंजू ने फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और इस बार वो फिर से जेल चला गया। 2 बार जेल गया तो उसके बाद उसका खून खौलने लगा। वो इस बार जब बाहर आया तो उसने तय किया कि वो अब अंजू को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद उसने अंजू की बेटी से, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे बात की और दोनों ने प्लान किया कि वो अंजू को रास्ते से हटा देंगे। यानी लड़की ने यह तय किया कि वो अपने प्रेमी, अपने आशिक के लिए अपनी माँ की हत्या कर देगी। इसके बाद 12 मई को अंजू जब काम पर निकली तो उसने मोंटी को अपने घर बुला लिया, लड़की ने, और मोंटी वहाँ छिपकर बैठ गया। अंजू कामकाज के बाद जब घर लौटी तो चाकू से वार करके बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने अंजू की जान ले ली। इसके बाद उसकी लाश को एक कपड़े में बांधकर उस दिन तो उन्होंने कॉट के नीचे, खटिए के नीचे छुपा दिया और अगले दिन फिर उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की जो हरकत है, जो करतूत है, वो शुरू कर दी और उन्होंने लिविंग रूम का फ्लोर पूरी तरह से खोद दिया। खोदने के बाद, गड्ढा करने के बाद उसमें लाश डाली, दफनाई और फिर इन दोनों ने मिलकर ऊपर से सीमेंट वगैरह डालकर उसकी चिनाई कर दी। और ये जो एक्ट है ये कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि ये एक दिन में इन दोनों के बस का रोग नहीं था। ये किस्तों में जो है उस पूरे मामले को निपटाते रहे, डेड बॉडी को ठिकाने लगाते रहे। और न सिर्फ इन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया, बल्कि ठिकाने लगाने के दौरान उसी मकान में अंजू की जो बेटी है वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करती रही। बाहर जाती, वापस आती, बॉयफ्रेंड से मिलती, अगल बगल में किसी को भी गुमशुदगी का भी पता नहीं चला। ये जो बेटी है इसने तो खुद कत्ल किया था, तो गुमशुदगी को लेकर ये भी बेचैन नहीं थी, क्योंकि इसको तो पता था कि माँ को मार के मैंने खुद ही दफना दिया है। बड़ी बेटी को इसने पहले नहीं बताया, यानी जो इसकी दीदी है इस लड़की की, जिसका नाम रोशनी है, उसे पहले नहीं बताया। और बाद में जब बड़ी बेटी ने अपनी माँ के बारे में छोटी बेटी से पूछताछ की तो छोटी बेटी ने उसे ये कहानी सुना दी कि मेरी मम्मी का तो किसी से अफेयर चल रहा था, और मतलब हमारी मम्मी का, और वो किसी आदमी के साथ चली गई। बड़ी बेटी को भी ये कहानी समझ में आई, उसे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। असल में अंजू की शादी तो हुई थी, जाहिर है तभी उसकी 2 बेटियां थी, लेकिन अंजू का जो पति है उसने तकरीबन 5 साल पहले अंजू को छोड़ दिया था और उसने कहीं और किसी और महिला से शादी कर ली। और अंजू तब से अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करती रही और उन्हीं के साथ रहती रही। खुद जो है वो मेहनत मजदूरी करती, हाउस हेल्प का काम करते, और उसने दोनों बेटियों को बड़ा किया। लेकिन विडंबना देखिए कि एक बेटी तो उसकी कातिल निकली और जो दूसरी बड़ी बेटी है उस बेटी को भी छोटी बेटी ने ये कहकर गुमराह किया कि माँ किसी के साथ भाग गई है। हालांकि जब बड़ी बेटी को ये लगा कि माँ भाग गई है और लौट कर नहीं आ रही है तो उसको याद आया कि माँ ने कमेटी में पैसे डाले थे, चिटफंड में पैसे डाले थे, तो फिर उसने चिटफंड वाले से बात करके पैसे क्लेम किए, वापस मांगे। लेकिन चिटफंड चलाने वाला आदमी ने कहा कि पैसे तभी मिलेंगे जब तुम्हारे माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होगी पुलिस के पास। तो फिर दोनों बेटियां जो है वो थाने पहुंची और उन्होंने अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें एक बेटी तो अनजान थी, उसे लग रहा था कि वाकई मेरी माँ जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंची थी। जबकि दूसरी बेटी जो छोटी बेटी थी वो कातिल है, उसे पता था कि उसने माँ की हत्या की है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी बेटी के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची थी और अपने माँ के मर्डर के मामले को एक गुमशुदगी का मामला बताकर ड्रामा कर रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीडीआर से पहली बार पुलिस को छोटी बेटी पर शक हुआ और शक होने के बाद जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी उस किरदार का भी पता चला, मोंटी कुमार सिंह का, जो कि बॉयफ्रेंड था, और उसके बाद फिर इस कत्ल का खुलासा हो गया। फिलहाल एक अपडेट ये भी है कि मोंटी के साथ उस लड़की ने अब शादी कर ली है मंदिर में और इन दोनों को एक बच्चा भी है। लेकिन कत्ल के इल्ज़ाम में लड़का लड़की दोनों अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो ये थी पूरी कहानी, ये थी पूरी साजिश, जिसमें एक बेटी अपने ही माँ की कातिल निकली और न सिर्फ उसने माँ का कत्ल किया बल्कि 5 महीने तक अपनी माँ की लाश के साथ उसी घर में एक नॉर्मल लाइफ लीड करती रही। इस पूरी कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं जो अविश्वसनीय तो लगती हैं, लेकिन है तो सच और वाकई
दुनिया जो है वो कहते हैं ना रहने लायक नहीं रह गई है। शायद इन्हीं घटनाओं को सुनने के बाद लोग ऐसा कहते हैं। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि एक नौजवान शख्स, एक आदमी, उसकी रहस्यमयी तरीके से पहले गुमशुदगी हुई और फिर उसकी लाश टुकड़ों में बटी हुई पुलिस को मिली। दिल्ली का मामला था, लेकिन उस आदमी का जो कत्ल हुआ उसके पीछे उस आदमी के पहने गए एक चीज़ जो है वो वजह बनी। यानी वो कुछ ऐसा चीज़ पहना हुआ था जो उसकी मौत की वजह बन गई। वो चीज़ क्या थी, और वो भी चीज़ उसने जो पहनी थी उसने साल भर पहले पहनी थी। कत्ल साल भर बाद हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो चीज़ क्या थी, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस कहानी पर भी कमेंट किया। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। एक हमारे दर्शक हैं कुमार चंचल, इन्होंने ये कहा है कि इस तरह की कहानियों से लोग जागरूक तो होते ज़रूर हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बदमाश और खूंखार लोगों को शायद नया तरीका भी मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बदमाश और खूंखार लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मतलब कोई इस तरह का शो देखकर ही जो है वो अपराध करे, क्योंकि हम जो कहानियाँ आपके लिए खासकर लेकर आते हैं उसमें हम यही बताते हैं कि क्राइम नेवर पेज। वो चाहे जितने भी शातिर हों, चालाक हों, अगर वो अपराध करते हैं तो पकड़े जाते हैं। ऐसे भी मेरी कहानियाँ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड होती है, जिसमें पुलिस आखिरकार गुनहगारों को पकड़ती है। जैसा कि आज वाले केस में भी पुलिस ने इस बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को तकरीबन 5 से 6 महीने बाद ही सही, लेकिन पकड़ लिया। तो बदमाश इस तरह की कहानियों से आइडिया लेते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और आज के ज़माने में जब फ्री इंटरनेट है और सारे लोगों के पास स्मार्टफोन है, लोग गूगल करके और यूट्यूब में देख करके अलग अलग जगहों पर टीवी सीरियल से, फिल्मों से आइडियाज़ गैदर करते हैं। तो अच्छी बुरी चीज़ें सोसाइटी में हर तरफ हैं और आप आज की तारीख में उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप सेंसिबली ये डिसाइड करें कि क्या यूज़ करना है, क्या उसमें से स्वीकार करना है और क्या नहीं करना है। रही बात बदमाशों की, तो उनका दिमाग तो उल्टा ही चलता है। उनका मालिक ऊपर वाला है या फिर पुलिस वाले ही। निर्मल कुमार ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस शख्स की मौत हुई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रिकी सलारिया ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि 100% आपने सही कहा। किस बात पर इन्होंने ये कमेंट किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस स्टोरी को सुनिए ज़रूर, तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी ऐसी बात कह रहा था जिसको रिकी ने सही कहा। रंजन आनंद ने कमेंट किया है, अत्यंत दुखद खबर उन्होंने लिखा है। सारंग चौहान, और इन्होंने भी कहा है कि मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है। जगदीश चांडीगढ़ जी ने कमेंट किया है, रेगुलर लिसनर है, रेगुलर कमेंट भी करते हैं, बहुत स्वागत आपका। और हमारे दर्शक हैं मनु दी फैंथिस्ट कुछ ऐसा है, मतलब हो सकता है कि मैं नाम और सरनेम या जो भी इन्होंने अपना आईडी बनाया है उसको अलग अलग ब्रेक करके पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मनु इनिशियल नेम है, इतना मैं कह सकता हूँ। परूप श्रेष्ठा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा एक आईडी है, उन्होंने रैंडम वर्ड से आईडी बनाई है और उन्होंने लिखा है कि लालच के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। प्रदीप भामदू जी का कमेंट है। रीता छेत्री का कमेंट है, उन्होंने वेरी सैड लिखा है। लुधियाना से गुरप्रीत सिंह जी हैं, इन्होंने जय हिंद कहा है, मेरी ओर से भी आपको जय हिंद। रंजन डी कामले ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कत्ल करना जो है वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा मिनी ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि वीडियो में जो है कुछ अनप्लेजेंट टाइप का साउंड उनको शुरू में सुनाई दे रहे थे, और उन्होंने अपने आप को रेगुलर लिसनर बताया है। विजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है। कुलदीप भारद्वाज का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी जी, चानन राम, ऋषभ मिश्रा, साजिद खान और अजय सूरी, इंद्रसेन मौर्य ने भी कमेंट किया है, और साथ में मनीष विजया सिंह ने भी कमेंट किया। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।